उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर डायरी के एक ताजा अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे हम पूर्वोत्तर डायरी के पन्ने आपके लिए खोलते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की विभिन्न गतिविधियों से आपको रूबरू करवाते हैं। खेल, संस्कृति और तमाम पहलुओं पर हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट्स आपको सुनवाते हैं। तो आज भी इस अंक में बहुत कुछ खास है। मैं कमल कुमार प्रजापति आप सभी श्रोताओं का आज के इस अंक में स्वागत करता हूं। पूर्वोत्तर डायरी। श्रोताओं, आज का कार्यक्रम भी खेल और संस्कृति का एक ऐसा ही संगम है। तो आज के पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम में हम खेलों की बात करेंगे, पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति के बारे में बात करेंगे। शुरुआत में बात करते हैं डूरंड फुटबॉल कप के बारे में। डूरंड कप एशिया का एक बहुत बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट है और ये एक ऐतिहासिक फुटबॉल टूर्नामेंट है। इस साल 2025 का फुटबॉल टूर्नामेंट इसी महीने के अंत में आयोजित होने जा रहा है और इसका आधिकारिक उद्घाटन भी हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डूरंड फुटबॉल कप 2025 की ट्रॉफीज का उद्घाटन किया। तो आइए जानते हैं इस कप के बारे में और साथ ही हम ये भी समझेंगे कि किस तरह से भारत में पूर्वोत्तर राज्यों ने फुटबॉल को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और पूर्वोत्तर राज्यों के खिलाड़ी फुटबॉल में अपने बेहतर प्रदर्शन से इस खेल को और ज्यादा बेहतर बना रहे हैं। तो आइए एक खास और विस्तृत रिपोर्ट हम डूरंड फुटबॉल कप 2025 के बारे में सुनते हैं। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डूरंड कप 2025 की ट्रॉफियों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खेल न केवल शारीरिक और मानसिक विकास के साधन हैं, बल्कि वे सामाजिक सौहार्द, अनुशासन और एकता को भी मजबूत करते हैं। फुटबॉल जैसे खेल भारत के युवाओं को सशक्त बना रहे हैं और देश के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ रहे हैं। डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। अनेक उत्कृष्ट फुटबॉल टीम में इस टूर्नामेंट का भाग लिए हैं। इस बार डूरंड कप पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में आयोजित किया जा रहा है। भारत के इन क्षेत्रों में फुटबॉल अत्यंत लोकप्रिय है। पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में फुटबॉल न केवल एक खेल है, बल्कि लोगों की सांस्कृतिक पहचान का भी हिस्सा है। 134वें डूरंड कप का आयोजन इस वर्ष 22 जुलाई से 23 अगस्त तक किया जा रहा है। ये एशिया का सबसे पुराना और विश्व के प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट्स में से एक है। वर्ष 2025 के आयोजन की खास बात ये है कि पहली बार ये प्रतियोगिता देश के 5 राज्यों के 6 विभिन्न स्थलों पर खेली जा रही है। इन स्थलों में कोलकाता के 2 स्टेडियमों के साथ साथ कोकराझार, इम्फाल, शिलोंग और जमशेदपुर को भी शामिल किया गया है। डूरंड कप का आयोजन भारतीय सेना की पूर्वी कमान के तत्वाधान में किया जाता है और इस वर्ष की थीम है 5 स्टेट्स 6 वेन्यूज 1 फुटबॉल फेस्टिवल। इस आयोजन का उद्देश्य देश के विभिन्न भागों, विशेषकर पूर्वोत्तर भारत में फुटबॉल को और अधिक प्रोत्साहन देना है। कोकराझार में लगातार तीसरे वर्ष मैचों का आयोजन हो रहा है, जबकि इम्फाल और शिलोंग जैसे पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को भी एक बार फिर इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी का अवसर मिला है। डूरंड कप 2025 में कुल 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इनमें इंडियन सुपर लीग की सभी टीमें, आई लीग की प्रमुख टीमें, राज्य स्तरीय क्लब, सशस्त्र बलों की टीमें तथा कुछ विदेशी रक्षा बलों की टीमें भी शामिल हैं। ये टूर्नामेंट खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का एक सशक्त मंच बन चुका है। इस वर्ष की प्रतियोगिता में पूर्वोत्तर भारत की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। फुटबॉल इस क्षेत्र में केवल एक खेल नहीं, बल्कि जनजीवन का हिस्सा है। असम, मणिपुर और मेघालय जैसे राज्यों में फुटबॉल की गहरी पैठ है। कोकराझार की टीम बोडोलैंड एफसी, इम्फाल की नेरोका एफसी और ट्राउ एफसी तथा शिलोंग की शिलोंग लाजोंग जैसी टीमें वर्षों से फुटबॉल को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाती रही हैं।
पिछले वर्ष डुरंड कप का खिताब पूर्वोत्तर की ही टीम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने जीता था। उन्होंने मोहन बागान सुपर जायंट्स को पेनल्टी शूटआउट में हराकर ये गौरव हासिल किया था। इस उपलब्धि ने न केवल क्षेत्र के युवाओं को प्रेरणा दी, बल्कि देश भर में पूर्वोत्तर की फुटबॉल शक्ति को उजागर किया। इम्फाल डर्बी, जिसमें नेरोका और ट्राउट जैसी प्रतिद्वंदी टीमें आमने सामने होती हैं, इस वर्ष फिर से दर्शकों में रोमांच भरने वाली है। इस डर्बी को लेकर इतना उत्साह रहता है कि पहले भी राज्य सरकार ने इस अवसर पर आधे दिन की छुट्टी घोषित की थी ताकि लोग मैच का आनंद ले सकें। टूर्नामेंट से पूर्व विभिन्न राज्यों में ट्रॉफी टूर का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को प्रेरित करना और खेल के प्रति उनकी रुचि को और बढ़ाना है। ये आयोजन न केवल फुटबॉल प्रेमियों के लिए एक उत्सव है, बल्कि उन अनगिनत प्रतिभाशाली युवाओं के लिए एक मंच है जो सीमित संसाधनों के बावजूद अपने खेल कौशल से भारत को गौरवान्वित कर रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में फुटबॉल की परंपरा और जन भावना का जो उत्साह देखने को मिलता है वो अद्वितीय है। इन राज्य के स्टेडियमों में दर्शकों की उपस्थिति, स्थानीय क्लबों का जोश और सरकारों का सहयोग इस बात का प्रमाण है कि पूर्वोत्तर न केवल फुटबॉल को जीवंत रखे हुए है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर इसे नई दिशा भी दे रहा है। डुरंड कप 2025 न केवल एक खेल प्रतियोगिता है, बल्कि ये भारत की विविधता, युवा ऊर्जा और खेल संस्कृति का भी उत्सव है। इस आयोजन से ये स्पष्ट होता है कि पूर्वोत्तर भारत अब भारतीय फुटबॉल के केंद्र में है और आने वाले वर्षों में ये क्षेत्र देश को और भी कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी देगा। पूर्वोत्तर डायरी के लिए सरफिरोजी। श्रोताओं, पूर्वोत्तर राज्यों की शिल्पकला में बांस का इस्तेमाल बहुत अहम रहा है और जितने भी पूर्वोत्तर राज्यों के शिल्पकला के उत्पाद आप सभी ने कभी न कभी देखे होंगे तो उसमें बांस के उत्पादों को भी जरूर देखा होगा। और अक्सर पूर्वोत्तर राज्यों में घरों में और सजावट की वस्तुओं में और यहाँ तक कि बहुत से जरूरी सामान के तौर पर भी बांस का इस्तेमाल किया जाता रहा है। और अब न सिर्फ पूर्वोत्तर राज्यों बल्कि देश दुनिया में पूर्वोत्तर राज्यों के बांस के ऐसे शिल्पकला के उत्पाद बहुत प्रसिद्ध होते जा रहे हैं। तो पूर्वोत्तर राज्यों में बांस न सिर्फ एक शिल्पकला रही है बल्कि संस्कृति का भी एक बहुत अहम हिस्सा रहा है। तो हम अपने श्रोताओं को एक ऐसी खास रिपोर्ट अब सुनवाने जा रहे हैं जिसमें हमने बात की है कि किस तरह से पूर्वोत्तर राज्यों में बांस का प्रयोग वहां की संस्कृति और वहां की शिल्पकला का एक जीवंत उदाहरण है। तो आइए ये खास रिपोर्ट सुनते हैं। पूर्वोत्तर भारत की बांस शिल्प परंपरा। पूर्वोत्तर भारत के जीवन में बांस केवल एक वनस्पति नहीं बल्कि एक संस्कृति है जो पीढ़ियों से लोगों के जीवन का हिस्सा बनी हुई है। इस क्षेत्र के लगभग हर राज्य में बांस शिल्प की अपनी एक अलग पहचान है जो न केवल पारंपरिक जीवन शैली को दर्शाती है बल्कि आजीविका का भी एक मजबूत साधन है। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड और मेघालय जैसे राज्यों में बांस का प्रयोग घर बनाने, घरेलू उपयोग की वस्तुएं तैयार करने, संगीत वाद्य यंत्र बनाने और यहाँ तक कि त्योहारों में सजावट के लिए भी किया जाता है। असम के ग्रामीण क्षेत्रों में बांस से बनाई जाने वाली टोकरी, चटाई, डिब्बे और पारंपरिक टोपी जापी आज भी स्थानीय जीवन का हिस्सा है। जापी को आमतौर पर खेतों में धूप से बचाव के लिए पहना जाता है, लेकिन ये अब सांस्कृतिक प्रतीक भी बन चुका है। नलबाड़ी और कछार जैसे जिलों में सैकड़ों परिवार आज भी पारंपरिक बांस शिल्प से जुड़े हैं। मिजोरम की पारंपरिक टोकरी पाइक्वांग में बांस की महीन पट्टियों का जाल बुना जाता है। ये टोकरी पहाड़ों में अनाज, लकड़ी या अन्य सामग्री ढोने के लिए उपयोग में लाई जाती है। यहाँ की महिलाएं पारंपरिक तरीके से बांस को काटकर और सुखाकर बुनाई का काम करती हैं। यही नहीं, मिजोरम में बांस से बने घरेलू फर्नीचर, सजावटी वस्तुएं और बर्तनों की भी बड़ी मांग है। मणिपुर में बांस शिल्प एक परंपरा से कहीं अधिक है। इम्फाल, चुराचांदपुर और तामेंगलांग जैसे क्षेत्रों में बांस से कुर्सियां, मेज, ट्रे, झूले और पारंपरिक शोपीस बनाए जाते हैं।
मणिपुर में कौना नाम की एक विशेष प्रकार की घास से बुनकर चटाई और बैठने के आसन बनाए जाते हैं, जो बांस शिल्प के साथ एकीकृत होकर एक अनोखी हस्तकला प्रस्तुत करते हैं। त्रिपुरा भी बांस उत्पादन और शिल्प में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। यहाँ के कारीगर पारंपरिक बुनाई तकनीकों से बांस से लालटेन, टोकरियां, दीवार की सजावटी वस्तुएं और वाद्य यंत्र बनाते हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और उसके आसपास के क्षेत्रों में कई स्वयंसेवी संस्थाएं और कारीगर समूह इस शिल्प को संरक्षित करने में लगे हैं। मेघालय की खासी जनजाति बांस का उपयोग न केवल घरेलू उपयोग की चीजों में करती है, बल्कि त्योहारों और संगीत में भी इसका खासा महत्व है। यहाँ की पारंपरिक बांसुरी और अन्य वाद्य यंत्रों को बांस की विशेष प्रजातियों से बनाया जाता है। इन बांसुरियों की मधुर ध्वनि अब देश भर में लोकप्रिय होती जा रही है। पूर्वोत्तर में बांस की एक खास प्रजाति डोलू बांस से बनी बांसुरी हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रही है। गुवाहाटी के कई युवा कारीगर आज पारंपरिक बांसुरी को आधुनिक डिजाइन के साथ तैयार कर रहे हैं और उन्हें देश के अलग अलग शहरों में भेजा जा रहा है। इन कारीगरों का कहना है कि एक अच्छी गुणवत्ता वाली बांसुरी तैयार करने में कई दिन लगते हैं, लेकिन इसका संगीत सुनने वालों के दिलों को छू जाता है। बांस शिल्प केवल कला नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की पहचान भी बन चुका है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे कई प्रशिक्षण केंद्र, शिल्प मेलों और स्थानीय बाजारों के माध्यम से इन शिल्पकारों को अपने उत्पादों के लिए मंच मिल रहा है। महिलाएं, विशेषकर ग्रामीण और जनजातीय समुदायों की महिलाएं इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में कार्यरत हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। पूर्वोत्तर भारत का बांस शिल्प हमें ये सिखाता है कि परंपरा को आधुनिकता से जोड़कर कैसे एक क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को सहेजा जा सकता है। ये शिल्प केवल जीविका का साधन नहीं है, बल्कि एक ऐसी सांस्कृतिक विरासत है जिसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज कर रखा जाना आवश्यक है। बांस की सादगी, उसकी मजबूती और उससे जुड़ी मानवीय रचनात्मकता पूर्वोत्तर भारत की आत्मा को दर्शाती है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए विशाल शर्मा। खेती पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति और अर्थव्यवस्था का एक अहम अंग है और खेती को सेलिब्रेट पूर्वोत्तर राज्यों में कई तरह से किया जाता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में एक जनजाति है आपातानी। आपातानी जनजाति हर वर्ष एक कृषि उत्सव मनाती है जो जुलाई की शुरुआत में मनाया जाता है। तो इस वर्ष भी ये उत्सव कल मनाया गया और आइए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट आपको सुनवाते हैं जो हमें ईटानगर से प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने आपातानी जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले इस कृषि उत्सव की चर्चा की है। अरुणाचल प्रदेश में लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो वैली में कल आपातानी जनजाति द्वारा अपने सबसे महत्वपूर्ण कृषि त्योहार द्री का भरे उत्साह के साथ आयोजन कर गहरी अनुष्ठानिक भक्ति को जीवंत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के साथ समाहित किया गया। हर साल 5 जुलाई को मनाया जाने वाला द्री फेस्टिवल आपातानी लोगों का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है।
दिन की शुरुआत गांव के पुजारी, जिन्हें नीबू कहते हैं, उनके नेतृत्व में अनुष्ठान के साथ हुई, जिन्होंने 4 पारंपरिक देवताओं तामू, मेत, हार्नियांग और दान्यी से आशीष मांगते हुए फसलों की सुरक्षा और भरपूर पैदावार की प्रार्थना की। पवित्र अनुष्ठानों में मुर्गियों और अंडों की बलि शामिल थी, जो आध्यात्मिक शुद्धि और कृषि सुरक्षा का प्रतीक होता है। त्योहार का सबसे प्रमुख घटक तापियों की तैयारी और चढ़ावा होता है, जो एक पारंपरिक चावल से बनी शराब है, जिसे आतिथ्य और सामुदायिक बंधन के प्रतीक के रूप में देवताओं और मेहमानों को परोसा जाता है। उत्सव का एक दिलचस्प और अनूठा पहलू मेहमानों और प्रतिभागियों को खीरा वितरित करना है। ये एक प्रतीक के रूप में माना जाता है, जो सब्जियों की पवित्रता और टिकाऊ फलदायी कृषि के महत्व को दर्शाता है। और जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुए, ये उत्सव आपातानी संस्कृति के शानदार प्रदर्शन के साथ जारी रहा। युवाओं ने अपने जीवंत आदिवासी परिधानों में लोकगीत, पारंपरिक नृत्य और स्वदेशी खेल प्रस्तुत किए, जिससे उत्सव के माहौल में रंग और लय जुड़ गई। द्री ग्राउंड उत्साह से भरा हुआ था, न केवल स्थानीय निवासियों बल्कि गणमान्य व्यक्तियों और पर्यटकों को भी आकर्षित कर रहा था, जिससे ये कार्यक्रम आपातानी पहचान और अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध आदिवासी विविधता दोनों का उत्सव बन गया। 3 दिन तक चलने वाले उत्सव के दौरान कई तरह के खेल गतिविधियों का आयोजन भी किया जाता है, जो उत्सव को अनुष्ठान, मनोरंजन और सामुदायिक बंधन का एक संपूर्ण मिश्रण बनाते हैं। इस दौरान स्थानीय रूप से पिसे हुए चावल और बाजरा से बने हुए शराब और पारंपरिक व्यंजन साझा किए जाते हैं, जो द्री उत्सव में 4 चांद लगा देते हैं। द्री के साथ आपातानी लोग एक बार फिर ये पुष्टि करते हैं कि परंपरा, पारिस्थितिकी और सामुदायिक जीवन उनके जीवन जीने के तरीके में कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। ये त्योहार प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का एक शक्तिशाली प्रतीक है तथा स्वदेशी लचीलेपन और टिकाऊ प्रथाओं की गौरवपूर्ण अभिव्यक्ति भी है। नॉर्थ ईस्ट डायरी के साथ आकाशवाणी ईटानगर से मैं मनोज कुमार शर्मा। पूर्वोत्तर डायरी। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति और कला की एक रोचक यात्रा लाए हैं। ये रोचक यात्राओं की श्रृंखला में हमने पिछले कुछ दिनों बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा की। आज बारी है पूर्वोत्तर राज्यों के खेलों की। पूर्वोत्तर राज्यों के खेलों का इतिहास बहुत पुराना है। आप सभी जानते हैं कि मणिपुर में खेला जाने वाला पोलो शताब्दियों से मणिपुर में खेला जाता रहा है और आज भी इसे इस राज्य में खेलने की परंपरा है। इसी तरह से तमाम ऐसे खेल हैं जो पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न जनजातियों द्वारा आज भी खेले जाते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहराया है। बहुत सारे पदक हमारे देश के लिए उन्होंने जीते हैं। आप सभी ने मैरी कॉम का नाम तो सुना ही होगा और ऐसे तमाम खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में ओलंपिक से लेकर राष्ट्रमंडल खेलों और तमाम खेलों में भारत के झंडे को लहराया है। तो आइए एक विस्तृत आपको रिपोर्ट सुनवाते हैं पूर्वोत्तर राज्यों के खेलों की रोचक यात्रा पर, जिसमें हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर राज्यों के परंपरागत खेलों के बारे में, पूर्वोत्तर राज्यों से निकलने वाले खिलाड़ियों की यात्रा के बारे में और साथ में सरकार की कुछ योजनाओं के बारे में, जिसके तहत पूर्वोत्तर राज्यों में खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तर पूर्व भारत, जिसे हम भारत का रत्न भी कह सकते हैं, न केवल अपनी संस्कृति, परंपराओं और भाषाई विविधताओं के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ के लोग खेलों के क्षेत्र में भी भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। यहाँ की मिट्टी में ऐसी सादगी और कठोरता है जो खिलाड़ियों को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है। यहाँ के पारंपरिक खेल आज भी गांव कस्बों में जीवित हैं और वहीं से निकलते हैं ऐसे खिलाड़ी जो आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का परचम लहराते हैं। पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में विविध पारंपरिक खेल देखने को मिलते हैं जो स्थानीय संस्कृति, त्योहारों और जीवन शैली से गहराई से जुड़े हैं। असम में पारंपरिक खेलों का प्रमुख उदाहरण है दोंधी बियो, जो 2 टीमों के बीच खेले जाने वाला एक तेज गति वाला खेल है। वहीं कबड्डी और गिल्ली डंडा जैसे खेल ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय हैं। मणिपुर का सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक खेल है सगोल कांगजेई, जिसे आधुनिक पोलो का प्रारंभिक रूप माना जाता है। यहाँ के लोग सदियों से इस घुड़सवारी खेल को खेलते आए हैं। इसी राज्य से पोलो का अंतर्राष्ट्रीय सफर शुरू हुआ। थांगता और सरित सरक मणिपुर के पारंपरिक मार्शल आर्ट्स हैं, जिनमें शारीरिक क्षमता, लयबद्धता और मानसिक संतुलन की जरूरत होती है।
यूबी लकपी मणिपुर का एक पारंपरिक खेल है जो रग्बी जैसा होता है, लेकिन इसमें तेल से लिप्त नारियल का उपयोग गेंद की तरह किया जाता है। ये खेल खासकर त्योहारों पर खेला जाता है और इसके पीछे धार्मिक महत्व भी है। मेघालय में जटरा और वाईकुपर जैसे पारंपरिक खेल देखे जाते हैं जो पारंपरिक समुदायों के बीच आपसी सहयोग और संतुलन को बढ़ावा देते हैं। यहाँ आर्चरी यानी तीरंदाजी बहुत लोकप्रिय है, विशेषकर तेरशिला नामक खेल जिसमें दैनिक जीवन की कुशलता झलकती है। मिजोरम में इंटर विलेज फुटबॉल टूर्नामेंट आज भी पारंपरिक गौरव का विषय रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में किट्टल और सुकपेक जैसे खेल खेले जाते हैं जिनमें शरीर के लचीलेपन और तीव्रता की परीक्षा होती है। नागालैंड में खो खो और सेसे जैसे पारंपरिक खेल युवाओं को न केवल शारीरिक रूप से दक्ष बनाते हैं बल्कि सामुदायिक भावना भी सिखाते हैं। नागा रेसलिंग यहाँ का एक अत्यंत लोकप्रिय खेल है जो ताकत, संतुलन और तकनीक पर आधारित होता है। अरुणाचल प्रदेश में एपटानी जनजाति का डीलो खेल और मिश्मी जनजाति का कट्टा फाइटिंग आज भी पारंपरिक मेलों में दिखते हैं। यहाँ के बोंग गेम्स और लोकल एथलेटिक्स स्पर्धाएं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में खेले जाते हैं जहाँ ऑक्सीजन की कमी के बावजूद खिलाड़ी पूरी ऊर्जा के साथ खेलते हैं। त्रिपुरा में मुकना और थांगुर जैसे कुश्ती आधारित खेल स्थानीय युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं। बम्बा और नटुआ जैसे खेल भी विभिन्न जनजातियों में खेले जाते हैं। सिक्किम में याक रेसिंग और थोड़गे जैसे खेल पारंपरिक त्योहारों का हिस्सा हैं। सिक्किम की ऊंचाई और कठोर मौसम के बीच ये खेल खिलाड़ियों की मानसिक और शारीरिक क्षमता की परीक्षा लेते हैं। ये पारंपरिक खेल न केवल सांस्कृतिक पहचान के वाहक हैं बल्कि खेल भावना, अनुशासन और परिश्रम के बीज भी बोते हैं। यही कारण है कि आज इन राज्यों से निकलकर कई युवा खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय खेल मंचों पर कर रहे हैं। उत्तर पूर्व भारत के खिलाड़ी अब किसी भी खेल मंच पर केवल भाग लेने नहीं जाते बल्कि पदक जीत कर लौटते हैं। इस क्षेत्र की मेहनती और अनुशासित जीवन शैली ने यहाँ के खिलाड़ियों में एक विशेष मानसिक दृढ़ता पैदा की है जो खेलों में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं मणिपुर की मैरी कॉम की। उनका पूरा नाम मंगते चंगनेई जैंग मैरी कॉम है। वे मणिपुर के चुराचांदपुर जिले से आती हैं। उन्होंने 2002 में तुर्की के अंतालिया में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर दुनिया का ध्यान खींचा। इसके बाद वे 2005, 2006, 2008, 2010 और 2018 में भी विश्व चैंपियन बनी। कुल मिलाकर उन्होंने 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया है। 2012 के लंदन ओलंपिक में उन्होंने फ्लाईवेट कैटेगरी में कांस्य पदक जीता। उन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न जैसे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। अब बात करते हैं सेखोम मीराबाई चानू की, जो मणिपुर के नोंगपोंग कांगचिंग गांव से हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में वेट लिफ्टिंग के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर देश का सिर ऊंचा किया। इससे पहले 2017 में उन्होंने अमेरिका के अनाहेम शहर में आयोजित वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। 2022 के बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भी उन्होंने 201 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता। मीराबाई को भी पद्मश्री और खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। लवलीना बोरगोहेन असम के गोलाघाट जिले से आती हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में वेल्टरवेट मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता और असम की पहली महिला बनी जिन्होंने ओलंपिक पदक प्राप्त किया। 2023 में नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर एक बार फिर इतिहास रचा। उन्हें अर्जुन पुरस्कार और असम गौरव सम्मान से नवाजा गया। जेरेमी लालनुंगा मिजोरम के आइजोल से हैं। 2018 में अर्जेंटीना में आयोजित यूथ ओलंपिक में उन्होंने 62 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था और वे ऐसा करने वाले पहले भारतीय वेट लिफ्टर बने। 2022 के बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने 67 किलोग्राम वर्ग में कुल 300 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। बिंदिया रानी देवी मणिपुर से ही आती हैं। उन्होंने 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में 55 किलोग्राम भार वर्ग में 202 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक जीता।
नयनमणि सैकिया असम के गोलाघाट से हैं और भारतीय लॉन बॉल्स टीम की सदस्य हैं। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने लॉन बॉल्स में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। डिम्पा देवी मणिपुर से हैं और उन्होंने भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नेतृत्व किया। मणिपुर से ही बेमबेम देवी को भी भारतीय महिला फुटबॉल का अग्रणी चेहरा माना जाता है। वे 2015 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने तक भारत के लिए 85 से अधिक मैच खेल चुकी थी। थोइबा सिंह मणिपुर से आने वाले हॉकी खिलाड़ी हैं। वे भारत के लिए 1996 के अटलांटा ओलंपिक में खेले थे। सरिता देवी भी मणिपुर से हैं। उन्होंने 2006 के दोहा एशियाई खेलों में कांस्य पदक और 2014 के इंचियोन एशियाई खेलों में रजत पदक जीता था। उत्तर पूर्वी भारत के युवाओं में खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने अनेक योजनाएं शुरू की हैं, जिनका प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। सबसे पहले बात करते हैं केंद्र सरकार की खेलो इंडिया योजना की, जिसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य स्कूली और कॉलेज स्तर पर खिलाड़ियों की पहचान करना और उन्हें प्रशिक्षण, पोषण, कोचिंग और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत मणिपुर, असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में खेलो इंडिया केंद्र खोले गए हैं। अकेले मणिपुर में 2023 तक 30 से अधिक खेलो इंडिया केंद्र खोले जा चुके हैं। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत कई उत्तर पूर्वी खिलाड़ियों को सीधे आर्थिक सहायता मिल रही है। मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन और जेरेमी लाल रिनुंगा जैसे खिलाड़ी इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय युवा संसाधन केंद्र के माध्यम से भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण शिविर और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। मणिपुर सरकार ने राज्य खेल नीति 2020 को लागू किया है, जिसके अंतर्गत खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार, सरकारी नौकरी और छात्रवृत्ति दी जाती है। मिजोरम सरकार ने स्टेट स्पोर्ट्स पॉलिसी लागू की है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। मिजोरम में फुटबॉल के लिए मिजोरम प्रीमियर लीग शुरू की गई है। असम सरकार ने 2023 में मिशन टैलेंट हंट की शुरुआत की थी। गुवाहाटी में सरू सजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एथलेटिक्स, तैराकी, शूटिंग और फुटबॉल के लिए आधुनिक सुविधाएं प्रदान करता है। नागालैंड सरकार ने यूथ एम्पावरमेंट थ्रू स्पोर्ट्स कार्यक्रम चलाया है। कोहिमा में नागालैंड ओलंपिक्स का आयोजन अब नियमित रूप से हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान लागू किया है। वहीं त्रिपुरा सरकार की खेलो त्रिपुरा पहल और सिक्किम सरकार के याक गेम्स फेस्टिवल पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। पूर्वोत्तर भारत में भारतीय खेल प्राधिकरण के कई क्षेत्रीय केंद्र भी कार्यरत है। इम्फाल और गुवाहाटी के केंद्र वेटलिफ्टिंग, मुक्केबाजी और फुटबॉल के लिए प्रमुख माने जाते हैं। जहां एक ओर संसाधन सीमित है, वहीं दूसरी ओर लगन असीमित है। यही कारण है कि भारत की खेल नीति में अब उत्तर पूर्व एक केंद्रीय स्थान ले चुका है। पूर्वोत्तर डायरी डेस्क के लिए सरफिरोजी। श्रोताओं, आज का पूर्वोत्तर डायरी का अंक अब यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का अंक हर बार की तरह रुचिकर लगा होगा और इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए। आप हमारी ईमेल आईडी का पता नोट करें, airnsdtalks@gmail.com। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी प्रतिक्रिया के लिए नोट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044 9289094044। हम अगले रविवार शाम 5:30 बजे आपके साथ पूर्वोत्तर डायरी का एक नया अंक लेकर फिर उपस्थित होंगे। आज के कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक मोहित सिंह। उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार